नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूपी टेट के प्राइमरी के जो अंतिम पेपर हुआ था सन 2022 में, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 10 के पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 के पावर माइनस 2x का मान बताइए। आप लोगों को हमने बताया था अगर x के पावर 3 और 2 है तो ये क्या हो जाता है, x के पावर 6 हो जाता है। इसी का रिवर्स अगर कर देते हैं तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 के पावर 3x बराबर 125 है। इसको अगर हम सही करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम इसको 10 के पावर x के घात 3 कर सकते हैं। अगर ये चीज इस रूप में है, इसको इस रूप में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। और 125 क्या होता है, 5 के पावर, अगर बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यू है तो दोनों तरफ से क्यू एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x बराबर हमारे पास आ गया 5। 10x का मान हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमको फाइंड द वैल्यू इसका निकालना है। अब 10 पे माइनस 2x, अगर कोई a है, a पे माइनस 2 है तो इसको 1 अपान a पे 2 कर सकते हैं, a पे 1 अपान a स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपान 10 पे 2x हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिक्स में इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। 10 पे x के पावर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 10 पे x का मान हमने क्या निकाला है, 5 निकाला है। तो यहाँ पे 5 पे 2 रख देंगे तो 5 पे 2 1 अपान 25। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1 अपान इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते जाइए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंडिसेस के 2-3 वो है, उसको जरा सा देख लेंगे फार्मूले, उसको उसी हिसाब से आप करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए भाई, अगला प्रश्न मेंसुरेशन का है। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन द ऑफ इट्स सीलिंग, मतलब इसकी सीलिंग का एरिया क्या होगा। ठीक है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे का ऊंचाई h है, h, तो उसके छत की क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी। अगर चौड़ाई को हम b माने, लेंथ, ब्रीथ माने चौड़ाई होती है, b से हम इसको डिनोट करते हैं, ब्रीथ को x माने तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 गुने है 2x हो जाएगा भाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल गिवन है यहाँ पे क्या, 660 है। तो सबकी वैल्यू भर दीजिए। 2 इंटू लेंथ बराबर हमारा क्या होगा 2x प्लस x, h इक्वल टू 11 दिया है। अब चाहे तो जो मैथमेटिक्स जानता है 11 से यहाँ से काट ले, जिसको नहीं आता तो उसको उस साइड में ले जा करके काटे। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 660 अपान ये 2 नीचे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11 है। 11 छक्का 66 60 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा। और इधर क्या होगा 2x इंटू 3x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 अपान 3 बराबर x बराबर 10 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी कमरे का छत क्या होता है, इस तरह से होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ अगर हमारा यहाँ पे x का मान 10 आ गया है तो ब्रीथ 10 हो गया, और ये क्या होगा 10 दूनी 20 हो गया। तो एरिया एरिया ऑफ रूफ कितना हो जाएगा, l इंटू 20 इंटू 10 बराबर क्या होगा 200
मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा है, 200 मीटर स्क्वायर। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, आप इसे देखते रहिए। देखिए उद्घोष एकेडमी से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ऐप है, उद्घोष एकेडमी के नाम से जो है हमारा ऐप है, जो है ऐप से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके यूपी टेट की बैच से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी वैधता 1 साल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, ये तो हो चुका था। एक बार इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर तथा इसका गुणनफल इसका 36 हो, दो संख्याओं का अंतर माने डिफरेंस 5 तथा इसका गुणनफल 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या था? डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्स जो भी कह लीजिए व्युत्क्रम को। तो मान लीजिए दो संख्या है, पहला संख्या x मान लीजिए और दूसरा संख्या y मान लीजिए। तो इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 है और इनका गुणनफल क्या है? एक्स वाई बराबर कितना है? 36। इतना तो दिया है, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या है? एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम एक्स का व्युत्क्रम बराबर नहीं, माने एक्स का व्युत्क्रम और वाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। ठीक, अब व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? अब हम तो जानते नहीं, अंतर डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। अब हम तो जान नहीं रहे हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम इसको घटा देंगे, अगर आंसर माइनस में आता है तो उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एक्स वाई नीचे हो जाएगा और वाई माइनस है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई अपन एक्स माइनस वाई बराबर 5 दिया है तो -5/36 आता है। इसको हम 5/36 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? डिफरेंस एक दिमाग में हमेशा डाल लिए, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा कभी भी डिफरेंस की बात करें कहीं भी, किसी भी प्रश्न में या इस प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में कहीं भी, तो उसका हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा अधिक वाले में से कम को घटा दिया जाता है। तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और 5/36 आएगा, माइनस आया तो डिफरेंस हमको करना बड़े में से छोटे, हमारा यहाँ पे ज्ञान नहीं था बड़ा छोटा इसलिए माइनस आया, तो हमको हमेशा पॉजिटिव ले लेना है। डिफरेंस की जब भी बात करें उसका आंसर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए जरा से यहाँ पे 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना होता, शेषफल इतना होता तथा प्राप्त होता, तो भाजक क्या होगा? देखिए इसका फार्मूला होता है भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे हम भाजक भाज्य को क्या कहते हैं? डिविडेंड। भाजक को कहते हैं डिविजर और भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। रिमाइंडर। अब यहाँ पे जिसमें डिविडेंड किसको कहते हैं? भाज्य को, जिसमें हम भाग देते हैं किसी संख्या, इतने को किसी संख्या से भाग देने पर, इतने को माने ये संख्या क्या? भाज्य है, भाज्य के जगह पे क्या है हमारा? 1675 और भाज्य है जिससे हम भाग देते हैं, तो क्या होता है? डिविजर। हमको भाजक ही ज्ञात करना है, माने इसको x मान लें, बार बार उस लिखने से झंझट से छुटकारा में। और भागफल क्या होता है? कोशेंट कहते हैं इसको, और ये है 167 और रिमाइंडर कितना है? 43। रिमाइंडर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16075 -43 बराबर हो जाएगा x इंटू 167। तो x इंटू इसका हो जाएगा x, इसको घटाएंगे x इंटू 1,
किसी थोड़ा सा लिखने में आसान रहता है, उधर जो पूछता है, तो इस वजह से इसको घटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा 32 32 हो जाएगा, 16 0 32 हो जाएगा, और यस से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 167 से भाग दे दीजिए भाई। 167 से अगर 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो 1503 होता है 9 बार, ये 001 हो जाएगा 2, और 6 बार जाएगा 7 6 42, तो ये कितना हो जाएगा 96। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता है। इस फार्मूले को अगर नहीं याद है तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए 6 में 3 का भाग दे, अरे 7 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 2, और ये जो है 6 हो जाएगा और 1 से सफल हो जाएगा। तो याद कर सकते हैं जो इसी का 7 बराबर क्या होता है, 7 बराबर होगा 2 गुणे 3 प्लस 1। तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं। अगर संजोग से अगर मान लीजिए किसी को भूल गया और जिसको, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन अगर भूल जाए तो इस तरह से बना सकते हैं, किसी संख्या में भाग दे करके उसको निकाल सकते हैं, तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। तो लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है, इसको गलत करने का सवाल नहीं होता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दें। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य h है हो तो ये हमेशा ए वाला होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होता है या बराबर होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सबसे छोटा होता है। किसी भी संख्या, दो संख्या का मान निकाल लीजिए बहुत ही आसानी से। अब दो संख्या का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए दो संख्या हम ले लें, दो संख्या हम ले लें 12 और 3 ले लें। ठीक है, 12 और 3 का एपी अर्थमेटिक मीन, एम मान लीजिए अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक दोनों संख्याओं का सम अपान अपान 2 हो जाता है, तो 15 अपान 2 यानी कितना हो गया 7.5 हो गया। अब जीएम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। अंडर रूट ए बी फार्मूला है, ए बी माने पहला संख्या ए और दूसरा भी कुछ भी मान लें, अंडर रूट एक्स वाई जो भी मान लें। तो यहाँ पे 12 गुणे 3, 12 3 36 बराबर 6 हो गया। ठीक, और हार्मोनिक मीन होता है 2 अपान 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी। तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 अपान ए के क्या 1 अपान 12 प्लस 1 अपान 3 माने हैं दूसरा संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा 2 अपान, यहाँ पे अगर हम 12 एलसीएम ले लें, 1 होगा 3 चौक के 12 4 हो गया, और ये नीचे जाएगा ऊपर 12 2 गुणे 12 अपान 5, 12 दूनी 24 अपान 5, तो कितना हो गया 4 पचे 20, 5 5/8। देखिए मतलब पहला एम कितना आ गया हमारा, इतना आ गया सबसे बड़ा, उसके बाद ये, इसके बाद सबसे लास्ट में। यानी हम याद है तो याद है, याद है तो तुरंत मार दीजिए, नहीं तो कोई भी दो संख्या लेकर के निकाल करके उसको आसानी से, कोई छोटा संख्या लें जिसका वर्ग निकल जाए, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भूल गया तब, नहीं याद है तो सीधे सीधे होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बहुत आसान है, याद रहता है अक्सर, अगर बाय द वे हमेशा आया है, कई बार आया है। अब देखिए जरा सा इस प्रश्न को, किसी भी त्रिभुज को के मध्य बिंदु से तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो मध्य बिंदु बनता है उस पूरे का क्या होता है, पूरे का 1/4 होता है। 1 2 3 4 1/4 होता है। तो देखिए 1/4 कितना है, डी का क्षेत्रफल 1/3 है, 1/3 नहीं है, 1 आधा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, 1/4 है। देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है पूरे का 1/4 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ
प्रतिभाशाली गणितज्ञ क्या था? श्रीनिवास रामानुजन। क्या थे? श्रीनिवास। और सबका कार्यकाल अलग अलग है, और सबका कार्यकाल अलग अलग। श्रीनिवास रामानुजन जो 1920 के आसपास थे, तो ये श्रीनिवास रामानुजन होगा इसका आंसर सीधे सीधे। सिद्धार्थाचार्य बहुत पहले थे, आर्यभट्ट 8वीं 9वीं शताब्दी में थे, हरिश्चंद्र भी बहुत पहले थे। अब देखिए 50 से छोटे धन पूर्णांक संख्याओं, अभाज्य संख्याओं की संख्या देखिए, हमेशा 0 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं। 0 से 50 के बीच में प्राइम नंबर 15 होते हैं। 0 से 100 के बीच में प्राइम नंबर 25 होते हैं। और 50, अरे 15 नहीं, 50, और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। जहां से पूछ दे 10 होते हैं, ठीक। तो कोई भी पूछ दे तो अगर में याद है तो याद है, नहीं तो एक फार्मूला हमने बताया था, प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 करके हम उसका 6 का पहाड़ा या 6 का मल्टीपल निकालते जाएंगे, और जहां जितने की जरूरत होगी, जहां से जितने तक जरूरत होती है उतना हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2 3 याद, मान लीजिए 2 3 5 7 याद है, तो इसके बाद जो है 6 का टेबल पढ़िए। 6 12 6 18 6 24 6 25 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 हो गया। अगर हमको निकालना है तो 6 से कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 7। इसको छोड़ करके, पहला वाला छोड़कर बाकी में देखिए यहाँ पे 11 और ये 13, ये 17, ये 19, ये क्या हो गया? 23, ये 25, ये हो गया 29, एक 31। एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे, 35 और ये 37 और 41 और 43। ये कितना होगा? 47 और 49 और ये 53 और 55। इस तरह से हम 7 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, और ये पहले को छोड़ करके, ठीक है, पहला जो टेबल में आता है 6 का मल्टीपल, उसको छोड़ करके जितने भी इसके आगे और पहले, पीछे और आगे के संख्याओं को लिख लेंगे, और जो भी हमारा 5 से कटेगा, 5 या 7 से कटेगा, उसको हम काट देंगे। कौन सा कट रहा है भाई? यहाँ पे 25 कट रहा है, और इसके बाद कौन सा कट रहा है? 35 कट रहा है, और यहाँ पे यहाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे तो 7 तक था ही, तो फिर हमारा हो गया 11 13 17 19। हमको याद करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में हमने 23 29 31 37 41 47 और 53। ये 50 से ऊपर हो गया तो यहीं तक हो गया। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होना चाहिए। ये कौन सा छूट गया भाई? 43। देखिए यहाँ पे छूट गया 43, 15 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस चीज को, अगर भूल गया तब, नहीं तो याद है तो मैंने 1 से 50 के बीच में 15, 100 के बीच में इतना और इतना। अगर कहते कहीं 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या, तो टेबल में पढ़ेंगे तो 50 के बाद ही पढ़ेंगे। 6 54 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरा फिर से निकालिए, जितना जरूरत है उतना निकालिए। मान लीजिए 500 से उसकी बात कर रहे हो तो 6 के पहाड़ा उसमें बढ़ाते जाइए, उसमें जोड़ते जाइए, ठीक है। तो जब भी कहीं भी निकालना है तो इस मेथड से 6n माने नेचुरल नंबर, इसमें से n 1 2 3 4 5 6 से जितना जरूरत हो उतना हम ले लेंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको प्राइम नंबर के सवाल पूरी तरह समझ में आएगा। अगर आपको डिटेल में देखना तो इसका एक वीडियो है, जरा देख लीजिएगा। अब देखिए जरा सा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। अच्छा भाई, यदि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुणे का योग इतना है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या x हो गया, बड़ी संख्या छोटी बराबर y मान लीजिए। अब कह रहा है बड़ी संख्या का दोगुना, दोगुना कर दिए भाई बड़ी संख्या का 2x है, छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या का 5 गुना कर दिए, 5 गुने से 3, ये 2 गुना 5 गुने से 3 अधिक, यानी इसका डिफरेंस जो है ये क्या है? 3 है। और बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना x
4x छोटी संख्या के 3 गुने का योग 7। 2 इक्वेशन बना लिए। या तो इक्वेशन सॉल्व करिए, अगर आता है तो इक्वेशन सॉल्व करिए अगर कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो इसी का मान भर के देख लीजिए कौन सा, इन सारे मानों को भर के देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए पहले में अगर हम पहला देखते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 14 रख देते हैं बड़ी संख्या, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 माइनस छोटी संख्या हम 25 बराबर 3, 3 बराबर 3, यानी पहला ऑप्शन यहीं पे मार करके हम आगे बढ़ जाएंगे, सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन। ठीक है, बाय द वे इसको देख लीजिए, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए, बाय द वे पहली संख्या नहीं मैच किया तो दूसरी संख्या देखेंगे, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 में से 9 पचे 45 हो गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एकदम सीधे सीधे लग रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। हाँ, तो बाय द वे मान लीजिए ये ट्रिक बहुत ही आसान है, रख करके सेटिस्फाई कर लेंगे। नहीं अगर किसी को मन कर रहा है भाई लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, तो इसको जरा सा देख लीजिए भाई, कैसे सेटिस्फाई करा दिए तो आसान से हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करा पा रहा है कोई, तो अब देखिए जरा से इसको, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस 5 दूनी 10 y 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4x 3y 71। अब देखिए यहाँ पे साइन बदल लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कहते हैं -13 y बराबर -65, माइनस माइनस एलिमिनेट कर देंगे, माइनस में y बराबर 13 पचे 65, y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 5 आ गया तो यहाँ पे x का मान लिखा है 2x माइनस 25, y की जगह 5 में 25 हो जाएगा बराबर 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 25 3 28, तो x बराबर 14 है, 28 बटे x बराबर 14 और y बराबर 5, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस मेथड से करना चाहे, जो शॉर्ट करना चाहे इक्वेशन बना लिया और ऑप्शन को देख करके सेटिस्फाई कर दिया, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे 28 28 माइनस 25 बराबर 3 और 3 बराबर 3, यानी सेटिस्फाई हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो ही ऑप्शन हमारा सही देख करके मार देंगे। नहीं तो इसको करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है, जिसकी लंबाई से आयत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या है, बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर, दोनों माने बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, या लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, साइड्स का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर के। यहाँ पे क्या लंबाई क्या दिया, 16 दिया है, और ब्रीथ दिया है, और इसका भुजा के स्क्वायर क्या 8 है भुजा, तो 8 गुणे 8 कर देंगे। ब्रीथ बराबर क्या हो जाएगा भाई, भुजा का स्क्वायर मैंने 8 का स्क्वायर, 8 64, 8 गुणे 8 5 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 2 दूनी 4, यानी 4, अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक, आसानी से लग गया, 4 सेंटीमीटर, देखिए आसानी से लग गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक प्रश्न हर साल आता है, एकदम समझिए फ्री का देता है, ये हर साल आता है। देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इसको किसी के बराबर मान लीजिए ABCDXY, जो इसमें न हो शब्द, के मान लीजिए, यहाँ पे के नहीं है तो के मान लीजिए, तो a बराबर क्या होगा 3k, b बराबर क्या होगा 4k, c बराबर 7k। बहुत लोग डायरेक्ट रख दें 3 4 7 इसमें रख देंगे और c का मान 7 रख देंगे, लेकिन कभी कभी उससे मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं, इस वजह से हमेशा एक कांस्टेंट जरूर रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b
प्लस सी अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3k दिमाग में रखें, जरूरत पड़ जाए तो 7k, 7 दूनी 14, k अपॉन 7k, k से k कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गए। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाता है, कहीं कहीं और दे देता है, इसकी k की मान भी पूछ देता है, तो उसमें मिस्टेक हो जाएगा। इस वजह से हमेशा जो है रखते रहे, दिमाग में सेट रहे कि रखना है। रखें या न रखें, इम्तिहान में अलग बात होती है। अब देखिए ये है 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 3 मार्च 1992 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। देखिए अगर कोई चीज है, मान लीजिए 5 जनवरी 1991 और यहाँ पे 5 1992, दो लगातार सालों में, दो लगातार साल, अगर दिन सही है, महीना सही है, सेम है, और साल एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं, तो उसमें एक का डिफरेंस होता है। लेकिन बीच में अगर लीप ईयर अगर आ गया, कोई फरवरी आ गया, लीप ईयर कोई आ गया, तो लीप ईयर हम आ गया कोई, तो उसमें 2 का डिफरेंस होता है। तो ये देखिए 92 है, लीप ईयर है, तो लेकिन जनवरी तक ही खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सब शनिवार था, यहाँ पे शनिवार था, तो एक दिन का डिफरेंस होगा। अगर लीप ईयर नहीं, लीप ईयर बीच में नहीं आवे, तो यहाँ पे बीच में अभी नहीं है, तो ये क्या होगा, रविवार। अब देखिए यहाँ पे 5 जनवरी तक का हमारा डाटा सही होगा, हमको पूछा है 3 मार्च तक का, ठीक है। अब देखिए 3 मार्च तक का निकालने के लिए इसमें जनवरी में कितना बचा है भाई, जनवरी 31 दिन का होता है, तो इसमें 5 माइनस हो गया, तो कितना हो गया भाई, 26 दिन हो गया। अब फरवरी कितना दिन होता है, फरवरी में 29 दिन का है। देखिए 92 है, 92 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हुआ, तो कोई सी भी सन का तो क्या हो जाता है, वो लीप ईयर होता है। और शताब्दी वर्षों में 400 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 29 है, तो फरवरी 29 का हो तो 29 ही हो गया। और जनवरी मार्च में कितना दिन है, 3 दिन है, तो कितना होगा, 50। अब कितनी एक्स्ट्रा दिन हुए, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 बटे 56, 2 एक्स्ट्रा दिन हुआ, 2 एक्स्ट्रा दिन, यानी रविवार हमारा यहाँ तक आया, तो रविवार के में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार, और उसके बाद दूसरा दिन होगा मंगलवार, यानी हमारा आंसर मंगलवार होगा। देख लीजिए, है ये वाला आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हमने इंडिसेस के टॉपिक में नहीं है, हमारा जो टॉपिक दिया है प्राथमिक का उसमें नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन देखिए आगे, एक क्वेश्चन और आया था। अगर कोई चीज मान लीजिए पावर में है 1/2 के पावर है 3 -3, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो उसका साइन चेंज हो जा सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, 1/3 के पावर 3, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 कर सकते हैं। अब माइनस इसको क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 2 कर सकते हैं, भागा, अब ब्रैकेट लगाएं क्योंकि दोनों में भागा, तो यहाँ पे 4 के पावर 3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा। 3 के पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 27, और यहाँ पे 16 हो जाए, भागा 16, 16 32, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 में 27 है, तो 11 भागा 64, यानी अगर हम इसको लिखें तो 11 अपा 64। देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, आसानी से लगा सकते हैं इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, किसी भी प्रकार की हम त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए ए बी सी नाम, इसकी कोई भी 2 भुजा ले लें, मान लीजिए कोई भी 2 भुजा ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा ए सी के। कोई भी 2 भुजा ले लें, कोई भी 2 ठो ले लें, ये दोनों भुजा का योग जो होगा, इसको ले लें, इसको ले लें, तो इन दोनों का भुजा तीसरी भुजा
से हमेशा ऑलवेज बड़ा हो किसी भी त्रिभुज की रचना में। तो इसमें देख लीजिए ये mm है, तो अगर हम इसको cm में बदलें तो क्या होगा 10.5 cm और ये 3.9 cm हो जाएगा। तो कोई भी दो भुजा लीजिए, ये दोनों तो ऑलरेडी इससे बड़े होंगे, तो इन दोनों को लिए 6 3 9 और 10.4 होगा। ये भी देखिए, ये भी क्या है, देखिए तीसरी भुजा बड़ा हो जा रही है। आखिर इन दोनों का अगर जोड़ते हैं 6.5 इंटू 3.9 कितना होता है, ये 4 हो जाएगा और ये 9 1 10 हो 10 मतलब ये भुजा 0.1 से बड़ा तो ये नहीं होगा, माने दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। इन दोनों को जोड़िए तो क्या होगा 8 8 पॉइंट, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 8.8 ये हमें ये फिर भी ये बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दो भुजा इसको जोड़िए 6 6 बराबर हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं। अब देखिए दो भुजाओं किसी भी दो भुजा को ले लीजिए, हम एक ही ट्राई किए, तीनों भुजाओं में से किसी भी समीकरण में नहीं होना चाहिए। इन दोनों को अगर लेते हैं तो इससे बड़ा है, एकदम सही है। इन दोनों को लेते हैं तो ये भी इससे बड़ा है, यानी यही हमारा डी है। किन्हीं भी दो भुजाओं का, जैसे हमने लिया ए बी प्लस बी सी और फिर मान लीजिए बी सी प्लस सी ए हमेशा ए बी के बराबर से बड़ा होगा, और फिर मान लीजिए सी ए प्लस ए बी ले लें, ऑलवेज बी सी से बराबर होगा। यानी एक में तीन इक्वेशन बनेगा, तो दिमाग ऑप्शन को ही देख करके हमको इसको कर देना सीधे सीधे, किसी भी दो भुजा को लेने का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। देखिए इसका लगाने का तरीका है, अंडर रूट 3 को क्या करते हैं, 3 के पावर 1/2 हो जाता है, और यहाँ पे पावर है तो 4 के पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 का लसा क्या होगा, 2 3 4 का लसा 12 होगा, निकाल लीजिए 12। तो इससे 12 से सब में मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 पे 12/2, 4 पे 12/3, 5 पे तो 2 3 पे 6 हो जाएगा, 4 पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पे 3 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, 3 पे 6 क्या होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 81 81 243 243 729, ये क्या होता है 729 होता है। और 3 पे 4 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके 256 और 25 का 3 होता है 125। यानी आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा 5 वाला अंडर रूट, सबसे छोटा क्या होगा 125, उसके बाद 256 और 729। तो आरोही में ये क्या होगा, ये 5 पे अंडर रूट 5 पे 4 सबसे पहले होगा, और ये हो जाएगा 4 पे 3 और अंडर रूट 3। इस तरह से आरोही क्रम होगा। तो ये हमारा 5 वाला सबसे पहले कहाँ पे है, 5 4 3, ये वाला हमारा आरोही क्रम में हो। ठीक, आरोही माने बढ़ते क्रम में, माने छोटा पहले उसके बाद बड़ा बड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, देख लीजिए भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस, एसपी एक्स है, तो सीपी क्या हो जाएगा भाई 3/2 का रहा। विक्रय क्रय मूल्य क्या 3/2 है, 3/2 एक्स है। तो लाभ या हानि देखिए, जब सीपी अधिक रहता है, जब सीपी अधिक रहता है यानी लॉस होता है, यानी अधिक मूल्य पे खरीदा सीपी। देखिए 3/2 माने 1.5 होता है, 1.5 है 1.5 गुना, माने आधे 50% का माने अधिक मैंने दिया, 3.2 है उसका कास्ट, माने सीपी में इतने में लाया और एसपी इतना, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा भाई, लॉस होता है। जब भी सीपी अधिक रहता है तो लॉस होता है। लॉस कितना, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है 3/2 एक्स माइनस एक्स, तो क्या होगा 1/2 एक्स, डायरेक्ट 1.5 आधा लिख सकते हैं। और लास्ट परसेंटेज क्या होता है, अपन लास्ट हमेशा लास्ट क्या होता है सीपी पे निकलता है इंटू 100। तो हमारा क्या 1/2 एक्स और सीपी क्या है 3/2 एक्स इंटू 100। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा
3 आएगा, ऊपर 2, 2/3 गुणे 2 गुणे 100। 100 से अगर हम 100 में 3 से भाग देंगे, 33.1/3। जब भी सीपी हमारा अधिक होगा, सीपी में इसका 1.5 है, तो क्या होगा, इतने का लॉस होगा हमारा, क्या 33.3 का हानि होगा। ठीक है, 33 से 1/3% का लॉस होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, कौन सा प्रश्न है? देखिए इसमें क्या है भाई, बहुत आसान है। डिवाइडेड बाई 12, 12 को भाग देना आपको है, बहुत आसान है भाई। 12 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना जाएगा, एक बार जाएगा, 12 जाएगा, फिर यहाँ से एक उतरेगा, ये वाला तो एक उतरा, यहाँ से उतरा है, फिर तो जीरो से हम देंगे तो जीरो से देंगे तो फिर 1 हो जाएगा, फिर ये जीरो उतरेगा, तो फिर जो नहीं जाएगा, 12 अधिक है तो फिर जीरो से हम देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर एक उतरेगा, 12/96। 12/96 कितना हुआ, ये 5 हो गया, और 2, 12 चौक 48, यानी 4 73 हो जाएगा। देख लीजिए आसानी से, अगर आप भाग देना आता है तो भाग देने का ही तरीका होता है। पहले बार में भी वही तरीका लगाते हैं, लेकिन पहले बार में कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई का अंक निकालना, इस तरह का निकालना बहुत ही आसान होता है। घात वाला थोड़ा सा उसके लिए कॉन्सेप्ट है, तो उसका हम वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले इकाई के अंक को 2-2 का लेकर के गुणा करेंगे, फिर थोड़ा सा आसान है, 8 छक्का 48 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, फिर इसके इकाई का अंक ले लेंगे, 8 9 64, तो फिर इकाई का अंक 4 हो गया। देखिए कितनी आसानी से इसको घातांक वाले में थोड़ा कठिन होती है, तो उसको हम, उसका अलग से वीडियो है हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है, तो उसका माध्यक क्या होगा? माध्यक क्या होगा भाई? मान लीजिए ये आंकड़े दिए हैं, इनका माध्यक मीन, मीन पहले मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया है, मीन ऑलरेडी दिया है, 4.5 दिया है, मीडियन पूछा है, मीडियन पूछा है, तो मीन बराबर क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो सबको पहले जोड़ लीजिए। मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ लीजिए। फार्मूला क्या बार बार लिखेंगे, 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 अपॉन कितने हैं, 10 है। मीन हमारा दिया 45, 4.5, और इसको हम जोड़ेंगे तो 42 + x आएगा, और यहाँ पे 10, 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45, और ये 42 इधर जाएगा तो 42 इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा मीडियन, मीडियन, अब मीडियन के लिए क्या होता है, अरेंज दी फॉलोइंग, अरेंज करते हैं सबको, यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो हम अरेंज करें, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 3 4 5 7 7 8 5 5 2 बार है भाई, यहाँ पे एक 5 और ले दीजिए, इस तरह से अरेंज कर देंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, अरेंज कर दिए। मीडियन का क्या फार्मूला, एन बराबर क्या है, 10 है, इवन है, इवन का मीडियन क्या होता है, सीधे सीधे जितना एन का मान है उसमें 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे, पांचवा आएगा, और एक उसमें जोड़ दीजिए छठवां, पांचवा और छठवां का मीडियन, 1 2 3 4 5, पांचवा और छठवां, 4 + 5 पद, पांचवा और छठवां पद आएगा, तो पांचवा पद क्या है, 4 है, और छठवां पद इतना है, बटे 2 हो गया, तो 9/2 बराबर कितना हो गया, 4.5। फार्मूला लिखने से बढ़िया भाई होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है, बटे 2 होता है, तो इसको आप सीधे सीधे इसमें 2 से भाग देंगे, उसका चौथा पद आएगा, जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, अगला पद ले लेंगे, तो इसी तरह से आसानी से लगा सकते हैं, लिखने उतनी जरूरत नहीं। ठीक है, अगला पद देखिए, सांख्यिकी में विसरण का विश्लेषण मानक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, A.R. फिशर है, इसके इसके जनक A.R. फिशर है, फिशर नहीं, फिशर है।
ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में प्रभावित होते हैं। देखिए भाई, कोई भी अगर अवरोही क्रम, अवरोही माने गिरते हुए क्रम, मान लीजिए हम एक एक अंक का लेते हैं, पहला संख्या ले लें 9, दूसरा 7 ले लें, तीसरा कुछ भी ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, फिर 3 ले लें, 1 ले लें, ठीक है, 6 पद ले लिए। अगर हम इसमें से 2 पद हटा दें, शुरुआत और आखिर, तो इसका मीन क्या होगा? मीन हमेशा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोड क्या होगा? मोड क्या होगा? अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो क्या होगा? मोड चेंज हो जाएगा सीधे। यहाँ पे 3 3 2 ले लेते हैं और वही क्रम में सजाने में तो 3 3 चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 9 9 रहता तो भी चेंज हो जाता, यानी मोड भी चेंज हो जाएगा, यानी प्रभावित होगा। मीडियन क्या होता है? अगर इसमें से 2 पद आगे और पीछे से कभी भी निकाल लें, इसमें क्या है? 6 6 और 4 हो जाएगा, 3 दोनों का माध्य हो जाएगा। 6 है तभी दोनों का मध्य। अगर 5 भी रहे तो मान लीजिए 5 पद रहता, 2 ठो निकाल देते तो एक हो जाता, बीच वाला हो जाता, ये हो जाता, 6 ही हो जाता हमें उसमें भी, तो भी एकदम नो चेंज। तो क्या हो जाता इसमें? नो चेंज। मीडियन हमारा प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा क्या क्या प्रभावित होते हैं भाई? माध्य, मीन और मोड, ये तो है ही है, एकदम सही है। ये नहीं है, माध्यक नहीं पे होता, माध्यक नहीं होता, माध्यक माध्यक में जिसमें है उसको हटा दें, सीधे सीधे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अब देखिए अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों कितने 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा हो? एक फलक रंगने का हमको पूछ रहा है। तो पहले तो जगह एक जो होता है, बच्चे खोलते हैं क्यूबिक वाला, उसमें देखिए जरा सा, उससे आप समझ सकते हैं, उसको कंसीडर करेंगे तभी समझ पाएंगे। मान लीजिए 5 में भाग कर दिए, तो ये जो है कोने पे मान लीजिए 3 3 फलक रंगे होंगे। आप क्यूबाइड जो बच्चे खेलते हैं उस पर देख लीजिए, पहला जो कार्नर कार्नर होगा इस पे तीनों तीनों फलक रंगे रहेंगे। अंदर वाले दोनों दोनों दो दो फलक रंगे, दो दो फलक उसके रंगे जाएंगे। आप उसको देख, अंदर अंदर जितने रहेंगे उसका एक एक फलक रंगा जाएगा। ठीक है, अब इस रेशियो में काटते हैं तो तीन कितने, तीनों फलक कितने रंगे होंगे? तीनों, तीनों फलक, एक ऊपर तीनों फलक सरफेस से और नीचे, तो 4 8 हो जाएंगे। दो फलक का क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 12। तो n का हमारा कितना है? 5 साइड 5 है, तो 5 माइनस 2 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 12 3 36, 36। दो फलक कितने रंगेंगे? तीनों का रंगने की कितने होंगे? 8 फलक रंगेंगे, 8 रंगे रहेंगे, दो कितने होंगे? और केवल एक के रंगे होने की कितनी संभावना है? 5 n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6 होता है। n माइनस 2, n 5 है और इसका स्क्वायर इंटू 6 होता है, ये फार्मूला है। तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 9 6 54। मतलब अगर हम तो सारे फलकों के रंगे, केवल इसमें एक ही पूछा, एक फलक रंगे होने के। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस टाइप के और प्रश्न आते, दो फलक रंगे होने की संभावना 8 होंगी, एक तीनों फलक रंगे होने की संभावना 8 होगी, दो फलक रंगे होने की संभावना 36 होगी, एक फलक रंगे होने की संभावना
54 होगी। ठीक है, अगर कोई फलक न रंगा हो तब क्या होगा, तीनों का कितना है, क्यूबाइड है तो 5 सेंटीमीटर साइड से, तो 5 का क्यू होता है 5, 5 गुणे 5, टोटल कितने हैं 125 हैं। तो एक भी न रंगे होने के बिना रंगे सरफेस की बात है तो 125 में से हम कितना घटा देंगे, 8, 36 और 54, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 27 माइनस 98, यानी 27 फलक बिना रंगे होंगे, माने कोई भी उसका साइड्स नहीं रंगा जो अंदर की साइड में रहेंगे। और एक फलक रंगे होने की 54 संभावनाएं हैं, दोनों फलक रंगे होने की 36 संभावना है, तीनों फलक रंगे होने की 8 संभावना है, और बिना रंगे कोई भी फलक न रंगा हो तो उसकी संभावना 27 है। मान इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप यहाँ हमको पूछा सिर्फ एक फलक रंगे हो तो 24 होगा, 54 होगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब देखिए पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का क्या होता है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है भाई, इसका फार्मूला n-2 इंटू 180 होता है, n-2 इंटू 180 होता है। पंचभुज के n-2 इंटू 180 है, पंचभुज है 180 है, तो पंचभुज है तो 5 माइनस 2, किसी भी भुजा यानी कि जितनी भुजा रहे और उससे 180 से गुणा कर देते हैं तो 3, तो ये हो जाएगा 38, 540, ठीक है 540 डिग्री हो जाएगा पंचभुज के लिए, 840 540 हो जाएगा। जितनी भुजाएं रहे n की जगह पर उतना रहे, n-2 इंटू 180 होता है सिंपल फार्मूला। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक खंभे का 5/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए भाग का इतना बाहर खींचा जाता तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा, तो खंभे की पूरी माप, खंभे पूरा 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 कितना होगा, खंभा पूरा x मान लीजिए, कीचड़ में कितना है भाई, कीचड़ में कितना है 4/7x है, और कितना बाहर खींचा गया, इसका 1/, बाहर खींचा गया 4/7x का 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया, तो कितना हो गया 4/7=21x। इतना कीचड़ में है, इसका इतना बाहर खींच लिया गया, तो शेष कीचड़ में बचे, शेष भाग कितना कीचड़ में बचा भाई, 4/7x माइनस 4/21x। अब 21 अगर हम LCM ले लेते हैं तो इतना अगर 7×21, 4×3 12x माइनस 4x, तो शेष इतना कीचड़ में बचा है अभी भी 8 मीटर, तो ये कितना है, तो ये हो गया हमारा 8x/21, ये बराबर हमारा दिया है 8 मीटर। जो चाहे तो ही 8 कर दे, x=21 आएगा, जिसको नहीं आता हो जो है पूरा प्रोसेस करे, 8×21 8, 8 से 8 कर गया बराबर 21 मीटर है, तो मीटर 21 मीटर, हाँ 21 मीटर है, 21 मीटर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए काम समय चाल का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें अगर किसी व्यक्ति के एक काम को 30 दिन में करता है, ये किसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। एक काम कोई 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी का ए हटा देंगे, ए प्लस बी का
एक किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/12 काम होगा। बी और सी का कितना है भाई, 15 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का काम 1/15 काम। सी और ए का 20 दिन में करते हैं, एक दिन का काम 1/20 काम करेंगे। अब इन दोनों को सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 ठो ए है 2 ठो बी, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब 1/, इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पच्चे 60, 5 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो ये हो गया 12/12 पच्चे 60, 5 हो गया। तो हमारा आया 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा 1/5। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का 2 इधर जाएगा तो 1/10 काम होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है ए अकेले इसको, अगर ए का पूछे तो इसमें बी और सी घटा देंगे, बी पूछे तो क्या करेंगे, अरे जो भी पूछे, बी पूछे तो ए सी घटा देंगे और सी पूछे तो ए भी घटा देंगे, इसमें बी सी घटा देंगे तो बी सी का 1/15 है तो ए बराबर प्लस इनके जगह 1/15, ए बराबर कितना हो जाए 1/10 माइनस 1/15, इनका एलसीएम 30 होगा तो यहाँ पे 3 माइनस 2, ए का एक दिन का काम 1/30 है, पूरा काम कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। देख लीजिए आसानी से लगा लेंगे इसको, बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए एच सी एफ ऑफ 14/42/21, तो मौस अगर निकालना है भिन्न का तो अंश का मौस क्या होता, अंश न्यूमरेटर का मौस अपान हर का डिनोमिनेटर का लस, ये निकालते हैं तो हमारा 14/42/21, 14 बराबर क्या होता है जरा से देख लें, 2/7 दूनी 14, 42 6 सत्ते 42, 2 गुणे 3 गुणे 7 और 21 3 सत्ते 3 गुणे 7, सब में देखिए 7 ही कॉमन है तो इसका क्या हो जाएगा, अंश की जगह पे 7 हो जाएगा, हर की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सब में कॉमन लेंगे 11, अगर हम कॉमन लें तो 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 5 36 11 3 33 330 आ जाएगा। देखिए 7/330 आ गया, आसानी से लगा सकते हैं इसको। अब देखिए वर्गमूल निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है, 7, अब इसका हमको किसको वर्गमूल निकालना भाई, वर्गमूल निकालना हमको 7 + 2√10, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, 7 को हम क्या कर सकते हैं, 5 + 2 + 2√, ठीक, 5 × 2, ठीक। अब इसको अंडर रूट में अगर हम कर दें, 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 × √2, a² + b² प्लस 2ab, फार्मूला बन गया हमारा, हो गया अंडर रूट 2 + √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 + अंडर रूट, यही हमारा आंसर हो गया, इसका ए वाला आंसर हो गया। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। आदि त्रिभुज की एक भुजा 4.4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इस आकृति का क्या होगा? परिमाप पूछा है। अगर मान लीजिए किसी एक वर्ग है, और इसी पे एक त्रिभुज अगर हम बना दें इस साइज का, मतलब अरे त्रिभुज की भुजा 4/3 cm है, तो 4/3 cm, यह भी 4/3। एक भुजा जो उभयनिष्ठ है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं होते तो ये भी हो जाएगा 4/3, 4/3 और 4/3। तो इस आकृति का परिमाप कितने हो गए भाई? ये अंदर होगा तो ये परिमाप का, तो बाहर की बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 5, 5 गुणे 4/3, 20/3, 3 × 6 = 18, 2/3 मीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है 10 मीटर। कहाँ है भाई इसका? ये वाला आंसर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए भाई, अब ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? ठीक है, तो 99 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या 9 से और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होती है? सारी संख्याओं का योग जो होता है, योग 9 से विभाजित होती है। और 11 से विभाजित होने के लिए क्या होता है? सम स्थानों और सम या विषम स्थानों का अंतर, सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 का गुणक होगा। ठीक है, तो इन समों को देख लीजिए कौन सा विभाजित होता है। 9 1 10, 10 7 17, 17 8 17 8 25 भागा 9 करेंगे तो 9 से 9 3 27 नहीं हो रहा, तो ये वाला नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 5 2 7, अरे है 6 3 9, 9 9 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी इसको हम टेस्ट करेंगे 11 से। 11 से करने के लिए क्या होता है? इसको 3 1 4, 5 4 9, 9 8, सम विषम का 9 - 9 = 0 हो रहा है, यानी यही संख्या दोनों फिट हो रहा है। जब वहीं पे आ गया आंसर तो आगे करने की जरूरत नहीं, आगे चाहे तो कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है। अब देखिए हमेशा आता है पाई। पाई क्या है भाई? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, पाई के मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान 22/7 किसने दिया भाई? आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया है 22/7। और ये एप्रॉक्स वैल्यू है पाई का, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो पाई क्या है? अपरिमेय, इरेशनल है। इरेशनल, जबकि 22/7 क्या है? रेशनल है। ये क्या है? परिमेय है। जबकि पाई क्या है? पाई, पाई क्या? अपरिमेय। अगर हमारा पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है। और जबकि 22/7 क्या होता है? रेशनल होता है। दोनों को एकदम स्पष्ट जाने ना, तो इसका क्या होगा आंसर? इरेशनल नंबर। पाई दिया है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, लगभग वैल्यू है 22/7 पाई का। तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस आप समझते रहे। यहाँ तक आए, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। नमस्कार।